ओम सदगुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने का सिलसिला जारी भी रखें और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को मोटिवेट भी करें और उन तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाएं जिन्हें नीड है, जो 11 में है, जिनके देर से एडमिशन के कारण पीछे के सिलेबस छूट चुके हैं। ठीक है, उन तक पहुंचाएं और उन्हें मेरे प्यारे बेल आइकन प्रेस करने के लिए जरूर कहें, जिससे अपलोडेड लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन उन तक विद इन टाइम पहुंच सके। ठीक है, आपका बहुत टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। 11 फिजिक्स सीरीज पेपर यहीं से रहेगा, क्योंकि पूरा पूरा चैप्टर कवर कर दे रहे हैं। हाँ, जैसे कभी कभी ये होता है कि आपको कोई टॉपिक अच्छे से आता है और वो भी वीडियो में है, तो उतना पोर्शन आप क्या करो, स्किप करके आगे बढ़ जाओ। जहां आपको लगे कि हाँ नीड है, टफ है, वहां रुको, समझो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि समय मेरे प्यारे बड़ा कीमती है। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। जिसने समय का साथ दिया मेरे प्यारे, समय ने उसका साथ दिया। और जिसने समय के साथ मजाक किया बेटा ना, वो समय का रिटर्न मजाक झेल नहीं पाया। ठीक प्यारे, समय को मैनेज करें बेटा। 11 फिजिक्स सीरीज पेपर यहीं से रहेगा। लॉज ऑफ मोशन, फोर्थ लेक्चर बाय डॉट डॉट सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम क्यों वेस्ट करें। ये फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात हुई, फिर एरिस्टोटल और गैलीलियो के बीच में युद्ध की बात हुई। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उससे रिलेटेड फिर जो भी है समझाया गया। एक थैंक्स हुआ, फिर दूसरा थैंक्स हुआ, फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात हुई, यहाँ पे रिकॉयल ऑफ गन की बात हुई, इम्पल्स की बात हुई, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल की बात हुई, लामीज थ्योरम की बात हुई, और फिर अब हम आ गए हैं यहाँ पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रिक्शन। किसकी बात करने जा रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स की बात करने जा रहे हैं आज। आप परिचित हैं फ्रिक्शन से? फ्रिक्शन, इसकी बात करने जा रहे हैं, फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स या नॉन कांटेक्ट? बोले यार, नॉन कांटेक्ट है। बहुत सही। अच्छा, कांटेक्ट है तो पहले कह रहे थे बोलने के लिए, क्यों नहीं बोले? अब ऐसे बिगड़ रहे हैं जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा अपराध कर देंगे। फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। क्योंकि जैसे इस हाथ और इस हाथ में फ्रिक्शन हो रहा है, नहीं? अब हो रहा है, हाँ हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। इसका नेचर क्या है? अपोजिंग या सपोर्टिव? अपोजिंग, रेजिस्टेंस टाइप का फोर्स है, ये रेजिस्टिव फोर्स है। ऐसा फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है। अपोजिंग नेचर है इसका। रेजिस्टिव फोर्स वैसे भी कैसा नेचर है? अपोजिंग नेचर है इसका। तो पहली कैटेगरी आप बता दिए हैं, ये है कांटेक्ट फोर्स, इसकी स्पेशलिटी। ठीक है, कहीं फ्रिक्शन होगा, क्या क्या जनरेट करता है ये? साउंड जनरेट करता है। फ्रिक्शन है तो घर घर गिर गिर की आवाज आएगी, साउंड जनरेट करेगा। हीट जनरेट करेगा, और हीट से टेम्परेचर चेंज होगा। ज्यादा देर तक फ्रिक्शन हो रहा है तो स्पार्कल्स भी देखेंगे, तो लाइट भी जनरेट करेगा। फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। ऐसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। अब कांटेक्ट फोर्स है, इससे जरा समझें आप। क्या समझे? मजदार तो आप सदियों से थे। किसी सिलेंडर को रोल करके आगे बढ़ाना आसान है,
कि किसी बॉक्स को स्लाइड करके आगे बढ़ाना आसान है। सोच के बोलो यार, सिलेंडर को रोल करके आगे बढ़ाना आसान है, बॉक्स को स्लाइड करके आगे बढ़ाना टफ। बहुत सही, कितने जानकार हैं यार। अच्छा देखो, किसमें कांटेक्ट पोर्शन ज्यादा है फ्लोर और ऑब्जेक्ट के बीच में? सिलेंडर में केवल इतने पोर्शन कांटेक्ट में है, इतना पोर्शन ही कांटेक्ट में है, लेकिन बॉक्स में ये पोर्शन आपका पूरा कांटेक्ट में है। ठीक है, तो कांटेक्ट जहां है, कहां है? स्लाइडिंग केस में। कांटेक्ट कहां कम है? रोलिंग केस में। तो स्लाइडिंग क्या होता है? टफ होता है, और रोलिंग क्या होता है? इजी होता है। तो स्लाइडिंग क्या है? टफ है, और रोलिंग क्या है? इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ कांटेक्ट यहाँ ज्यादा है, और यहाँ कांटेक्ट जो है कम है। तो फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, जो समझ भी आ गया होगा इस एग्जांपल से। कांटेक्ट ज्यादा है तो अपोज ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो स्लाइडिंग में फ्रिक्शन ज्यादा रहता है। और रोलिंग में कांटेक्ट कम है तो फ्रिक्शन क्या है? कम है। रोलिंग में कांटेक्ट कम है, फ्रिक्शन कम है, अपोज कम है मेरे प्यारे। तो फ्रिक्शन को जब कभी रिड्यूस करना होता है तो हम लोग शॉर्ट्स का यूज करते हैं, छर्रा यूज करते हैं, क्योंकि छर्रा रहेगा तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा मेरे प्यारे, और रोलिंग फ्रिक्शन होगा तो और वहाँ कांटेक्ट कम होगा तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए बैरिंग वगैरह देखें, बैरिंग वगैरह जो होती है आपकी साइकिल की, बाइक की, उसमें छोटे छोटे छर्रे यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? छोटे छोटे छर्रे यूज किए जाते हैं, जिससे फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकें। और फ्रिक्शन आप जानते हैं, इट इज ए गुड इविल, एक अच्छी बुराई है मेरे प्यारे। जो ना हो तब भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हो तब भी प्रॉब्लम है। तो कभी इसकी जरूरत है, कभी जरूरत नहीं है, तो एक अच्छी बुराई है, इसलिए इसको कहा जा रहा है। तो ये कांटेक्ट फोर्स है पहला। दूसरा, चलो कांटेक्ट फोर्स हो गया। अब आगे ये क्या है? कांटेक्ट फोर्स के बाद इसकी कैटेगरी क्या है, इसका नेचर क्या है? एक्शन या रिएक्शन? एक्शन या रिएक्शन? अब जैसे यहां एक बॉक्स रखा है, क्या रखा है? बॉक्स। और बॉक्स का ये वाला पोर्शन, ये वाला कांटेक्ट पोर्शन है, जो फ्लोर के कांटेक्ट में है। किसके कांटेक्ट में है? फ्लोर के कांटेक्ट में है। क्या इस बॉक्स पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? देखो बेटा, इस पर तो एक फोर्स लग रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसका रिएक्शन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, जिससे नेट इफेक्ट जीरो है। ना ऑब्जेक्ट जमीन के अंदर जा रहा है, ना हवा में उड़ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का तो इफेक्ट कैंसिल हो गया। अब क्या फ्रिक्शन फोर्स इस पर लग रहा है? यदि इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब किसी भी एक्सटर्नल एफर्ट के बगैर, तो मेरे प्यारे वो जो फ्रिक्शन फोर्स है, चाहे वो एफएस हो, मतलब स्टैटिक हो, चाहे काइनेटिक हो, यदि वो बगैर किसी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के लग रहा है, और जबकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने कैंसिल कर दिया है, उस सिचुएशन में तो ऑब्जेक्ट अपने आप मूव करने लगेगा। अब सपोज करो कि आप जिस रूम में अभी हैं और वहां पर कोई बक्सा रखा है, खुद ही चल है, अपने आप चलने लगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैंसिल कर चुका है, फ्रिक्शन खुद ही लग रहा है, अपने से लग रहा है, पहले से लग रहा है, वो एक्शन कैटेगरी का है। ठीक है, तो बक्सा
मूव करने लगेगा, क्योंकि इसको बैलेंस करने वाला कोई है ही नहीं है, और ये नेचुरल नहीं होगा बेटा। अब आप फोर्स नहीं लगाए तो बक्सा खुद ही चलने लगा कमरे में, अरे बेटा भाग खड़े हो गए आप, अब आपके रोए रोए खड़े हो जाएंगे, और दोबारा उस कमरे में जाओगे नहीं बगैर ओझा ओझा लेके। तो फ्रिक्शन फोर्स प्यारे, फ्रिक्शन फोर्स वो एक्शन कैटेगरी का फोर्स नहीं है। जब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगा। अब जैसे सपोज करो कि हमने 1 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, कितने न्यूटन का, 1 न्यूटन का, और ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, इसका मतलब इस 1 न्यूटन को किसी ने कैंसिल कर दिया। अब वो कौन है, बहरहाल वो यहां नहीं लगेगा जहां हम ड्रा कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है तो यहां लगेगा, और उस फोर्स भी 1 न्यूटन हो गया होगा, तभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, क्योंकि नेट इफेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। नेट इफेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया मेरे प्यारे। अब हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा दिया, बढ़ा के लगा दिया 2 न्यूटन, अभी मोशन नहीं हुआ, अभी मोशन नहीं हुआ, मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ के कितना हो गया, 2 न्यूटन हो गया। ठीक है, आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाए, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, और नेट फोर्स फिर से जीरो हो गया और मोशन नहीं। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स किस कैटेगरी का फोर्स है, एक्शन या रिएक्शन, किस कैटेगरी का फोर्स है, रिएक्शनरी फोर्स है। कैसा फोर्स है, रिएक्शन कैटेगरी का फोर्स है। ठीक है, और ये अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन था तो 1 न्यूटन था, 2 हो गया तो 2 हो गया। ये जो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ऐसा फोर्स है ये खुद को एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब हमने फ्रिक्शन फोर्स को क्या किया, कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने एक्सटर्नल फोर्स को क्या किया और बढ़ा दिया। मान लो एक्सटर्नल फोर्स को हमने कर दिया 6 न्यूटन, मोशन नहीं हुआ, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो गया, 6 न्यूटन हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहां से हमको ये निकला फ्रिक्शन फोर्स जो है बेटा आपका रिएक्शन फोर्स का डिग्री का फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग भी है, सेल्फ एडजस्टिंग भी है। लेकिन क्या हम लगातार एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते रहेंगे, फ्रिक्शन भी बढ़ता ही रहेगा, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट कभी मूव ही नहीं करेगा चाहे जितना फोर्स लगाओगे। अच्छा मूव कर जाएगा, तो मूव कर जाएगा, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स अब खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया करस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिट तक ही खुद को एडजस्ट कर सकता है, और उस फोर्स को, उस लिमिट को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, जब हम एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऑब्जेक्ट हल्का सा हिल जाएगा, हल्का सा हिल जाएगा, हमको ये पता चल जाएगा कि थोड़ा भी एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ाएंगे तो मोशन हो जाएगा। इसका मतलब अब हमको ये पता चल जाएगा कि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जीतने जा रहा है, किससे, फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स अब खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसकी लिमिट आ चुकी है, इस लिमिट के बाद वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो सच एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स up to which motion does not begins, such external applied force up to which motion does not begins, beyond which motion just begins, magnitude of such external applied force will be equal to limiting static friction। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए, फ्रिक्शन फोर्स भी खुद को एडजस्ट करते हुए एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग खुद को बढ़ाता गया, जिससे नेट फोर्स जीरो बना रहा और मोशन स्टार्ट नहीं हुआ।
लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि जब हमने एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को अब बढ़ाया तो ऐसा लगा कि मतलब ऑब्जेक्ट हिल गया, तो हमको ये लगा कि थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो मोशन हो जाएगा। इसका मतलब हमको ये लगा कि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जीत जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स हार जाएगा, रेजिस्टिव फोर्स हार जाएगा, अपोजिंग फोर्स हार जाएगा और मोशन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है एक लिमिट के बाद। उसी लिमिट को हम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और स्टैटिक क्यों कहना जरूरी है प्यारे? क्यों? क्योंकि स्टैटिक सिचुएशन में ही ऐसा होना है। तो पूरा नाम लिख दे रहे हैं, लिमिटिंग भी होगा, स्टैटिक भी होगा और फ्रिक्शन भी होगा। ठीक है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो सच external applied force up to which motion does not begin, beyond which motion just begins. Magnitude of such external applied force will be equal to magnitude of limiting static friction. आप इस स्टेटमेंट को एक दो बार रिपीट कर लेंगे, डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे, क्योंकि जल्दी करना है तो लिखने का टाइम है नहीं। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। तो अब फ्रिक्शन की कैटेगरी, फ्रिक्शन के टाइप्स। पहला तो हो गया स्टैटिक और दूसरा हो गया काइनेटिक। पहला क्या हो गया? स्टैटिक। दूसरा क्या हो गया? काइनेटिक। ऑब्जेक्ट रुका है उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। मोशन स्टार्ट हो चुका है, अब जो अपोजिंग फोर्स है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। लेकिन ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट करना टफ है कि मोशन को कंटिन्यू करना टफ? बोलो बेटा, मोशन को स्टार्ट करना टफ है और मोशन को कंटिन्यू करना इजी है। मोशन को कंटिन्यू करना इजी है, इसका मतलब मोशन कंटिन्यू हो चुका है तो उस समय अपोजिंग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स कम है या ज्यादा है? कम है। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? ज्यादा है, क्योंकि स्टैटिक सिचुएशन में अपोज ज्यादा हो रहा है और काइनेटिक सिस्टम सिचुएशन में अपोज कम हो रहा है। इसका मतलब सीधा सा हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी आपका दो प्रकार का है, एक है स्लाइडिंग और दूसरा है रोलिंग। एक है स्लाइडिंग और एक क्या है? रोलिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है कि रोलिंग? अच्छा, रोल करना आसान होता है किसी चीज को कि स्लाइड करके ले जाना आसान? रोल करना। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, क्योंकि रोलिंग में कांटेक्ट कम होगा, फ्रिक्शन भी कम होगा, अपोज भी कम होगा, मूवमेंट इजी होगा। स्लाइडिंग में कांटेक्ट ज्यादा होगा, अपोज ज्यादा होगा, मूवमेंट टफ होगा। तो कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होगा? रोलिंग की स्लाइडिंग? स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा और रोलिंग फ्रिक्शन कम। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, वैसे काफी कुछ आप समझ गए हैं, समझदार तो आप सभी हो सकते। फ्रिक्शन किस कैटेगरी का फोर्स है? फ्रिक्शन रेजिस्टिव है, अपोजिंग फोर्स है। फिर कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। क्या क्या जनरेट करता है? साउंड, घरघराता है कोई चीज जब खींचते हैं फ्रिक्शन है तो, गर्म हो जाता है तो हीट जनरेट करता है, हीट जनरेट कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, ज्यादा देर तक फ्रिक्शन कर रहा है, चिंगी उंगी फेंकने लगता है तो लाइट भी जनरेट करता है। ठीक है, अब कांटेक्ट फोर्स है, स्लाइडिंग में कांटेक्ट ज्यादा दिख रहा है आपको, रोलिंग में कांटेक्ट कम दिख रहा है। रोलिंग इजी है क्योंकि कांटेक्ट कम है, फ्रिक्शन कम है, अपोजिंग फोर्स कम है। और यहाँ पर स्लाइडिंग टफ है क्योंकि कांटेक्ट ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अपोज ज्यादा होगा, इसलिए स्लाइडिंग टफ है। फ्रिक्शन किस कैटेगरी का फोर्स है? रिएक्शन कैटेगरी का फोर्स है। ये खुद को सेल्फ एडजस्ट करता है, कब तक? स्टैटिक सिचुएशन में।
उसकी कोई लिमिट नहीं है, नहीं लिमिट है, उसे बोलते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक लिमिट तक ही खुद को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। फिर फ्रिक्शन के टाइप में एक स्टैटिक हो गया, एक क्या हो गया, काइनेटिक हो गया। ठीक है, किसी मोशन को कंटिन्यू करना इजी होता है और मोशन को स्टार्ट करना टफ होता है। इसका मतलब स्टैटिक ज्यादा था और काइनेटिक कम था। फिर काइनेटिक भी दो प्रकार का है आपका, स्लाइडिंग और रोलिंग। स्लाइडिंग और रोलिंग। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रोलिंग कम होगा, ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लेके जूम करके, एक बार में ना समझ में आएगा तो दो तीन बार रिपीट करके सुन के समझ लेंगे। मजेदार तो आप सभी हो। अब हम ये बात करने जा रहे हैं, बात बहुत करते हैं हम भाई। क्या बात करने जा रहे हैं? बात करने के पहले हम जो है कुछ व्यवस्था कर लें। क्या व्यवस्था कर लें? आ जाओ भाई। यहां हम जो है एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है, और क्या कर दें, और एक लाइन ले रहे हैं और इस लाइन को इधर भी ड्रा कर दे रहे हैं मेरे प्यारे, इधर भी ड्रा कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे। अब हम क्या करने जा रहे हैं? पहली बात तो यहाँ वापस आ जाए। ये फ्लोर है जिस पर ऑब्जेक्ट को हमको स्लाइड कराना है। ऑब्जेक्ट आपको दिख ही रहा है। ठीक है प्यारे, और कलर बदल दे रहे हैं हल्का मेरे प्यारे। फिर चल रहे हैं सिलेक्शन पे, और सिलेक्शन में एरो ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एरो। अब जरा ध्यान दें बेटा, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है, पहले तो इसका डायगोनल पता कर लेंगे। यही है, एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर। उस फोर्स को आप पहचानते हैं शायद, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक फोर्स लग रहा है जस्ट अपोजिट, वो फोर्स जो है आपका लेंथ लेना पड़ेगा। लेंथ सिलेक्शन कर ले रहे हैं। देखिए परेशान मत होइएगा यार, ये है आपका कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपका है नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स। देखें, आप ये जानते हैं एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस पॉइंट पर ये सारा काम हो रहा है। ये आपका कौन सा फोर्स था? ये फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक्शन है। क्या है? एक्शन है। और इसके अपोजिट यहां लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पे, यहां हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का। मोशन नहीं हुआ, मोशन नहीं हुआ, इसका मतलब हमारे ही एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को किसी ने क्या किया? कैंसिल कर दिया। और यदि वो कैंसिल कर रहा है
तो वो भी 5 न्यूटन का होगा। अब हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा दिया, और एक्सटर्नल फोर्स को जब हम बढ़ा दिए, क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा दे रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा के हमने क्या कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा के हमने 7 न्यूटन कर दिया। अब भी मोशन नहीं हुआ, अब भी मोशन नहीं हुआ, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ने भी अपनी वैल्यू को बढ़ा के क्या कर लिया, 7 कर लिया। अब हमने क्या किया, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को और बढ़ा दिया, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को और बढ़ा दिया, 7 से कर लिया 10। अब भी मोशन नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स ने भी खुद को बढ़ा के कितना कर लिया, 10 कर लिया। ठीक है मेरे प्यारे, अब जरा ध्यान दें, अब हम शेप ऑफ हटा देते हैं। देखें, पहले आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना था, कितना था, 5, कितना था, 5। तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स भी कितना था, वो भी क्या था, 5 था। फिर आपने क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स अब हो गया आपका कितना, 7, कितना हो गया, 7 हो गया। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो गया, वो भी 7 हो गया, नेट 0 बना रहा। अब आपने क्या किया, अब आपने एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को क्या कर दिया, 10 कर दिया, क्या कर दिया, 10 कर दिया। अब भी मोशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ने खुद को क्या कर लिया, 10 कर दिया। अब ये वो फोर्स है जब ऑब्जेक्ट थोड़ा हिल गया है, ऑब्जेक्ट थोड़ा हिल गया है। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा हिल गया है मेरे प्यारे, तो आपको लग गया कि थोड़ा भी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे तो मोशन हो जाएगा, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, फ्रिक्शन फोर्स अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दें, मेरे प्यारे जरा ध्यान दें, अब ध्यान ही तो बहुत देते हैं, तो दे दीजिए। चले आ रहे हैं शेप पे, और शेप लेंथ शो करने वाला है, ठीक। अब जरा देखो बेटा, ये रिएक्शन फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स भी रिएक्शन फोर्स है, और ये एक्शन है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्शन है, ये दोनों एक्शन है और ये दोनों रिएक्शन है। ठीक है प्यारे, अब हम फ्रिक्शन फोर्स को यहां ले आ रहे हैं क्योंकि पैरेललोग्राम मेथड लगाना चाहते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स को यहां ले आए और कितना ड्रा किए, 5 ड्रा किए, और यहां पर हमने पैरेललोग्राम मेथड लगाने के लिए ये और सी बदलना पड़ेगा क्योंकि यहां हमको लाइन ड्रा करनी है, कर दिए। आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉमन टेल से जाने वाला जो डायगोनल है वही रिजल्टेंट हो जाता है, ये रिजल्टेंट हो गया। इस रिजल्टेंट ने यहां एक एंगल बनाया है θ1 मान लो, ठीक है प्यारे। और ऐसा ही कुछ नीचे भी हुआ है, जरा ध्यान दें, यहां भी आप क्या करें, यहां भी आप ड्रा कर रहे हैं, और फिर से आप क्या ले रहे हैं, लाइन ले रहे हैं, और इसका जो रिजल्टेंट हुआ मेरे प्यारे,
वो कॉमन टेल से जाने वाला डायगोनल, पैरेललोग्राम मेथड लगा रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। आप जरा देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था, ये फ्रिक्शन फोर्स था। फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों रिएक्शन फोर्स हैं। एक्सटर्नल अप्लाइड और ग्रेविटेशनल दोनों एक्शन फोर्स हैं। रिएक्शन फोर्सेस के रिजल्टेंट ने एक्शन फोर्सेस के रिजल्टेंट को कैंसिल कर दिया है और नेट इफेक्ट जीरो है मेरे प्यारे, इसीलिए मोशन नहीं हुआ है, इसीलिए मोशन नहीं हुआ है। अब हम क्या करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, करते हैं। पहले तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं? कलर। रेड ले ले रहे हैं, आ गए शेप पे। अब फ्रिक्शन फोर्स आपका बढ़ के कितना हो गया है? 7 हो गया है। फ्रिक्शन फोर्स को हमने सेवन ले लिया और फिर पैरेललोग्राम मेथड लगाना है, ठीक है। अब इन दोनों के कॉमन टेल से जो जाने वाला डायगोनल है वही रिजल्टेंट हो जाएगा। ये रिजल्टेंट हो गया मेरे प्यारे, आप देख रहे हैं। या वैसे भी देखें कि फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल है, ट्रायंगल मेथड से भी रिजल्टेंट हो रहा है, पैरेललोग्राम मेथड से भी रिजल्टेंट हो रहा है। घबराएंगे नहीं आप घबराते कहाँ हैं। और ऐसे ही अब यहां भी देखें, अभी यहां भी हमको कितना ड्रा करना है? 7 लेना है। फिर वहां से हम कहाँ गए? नीचे गए, ज्यादा नीचे नहीं जाना है। फिर फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल है, अब फर्स्ट के टेल और लास्ट के हेड को आप क्या करो, ज्वाइन कर दो। आप क्या देख रहे हो? रिएक्शन फोर्स के रिजल्टेंट को एक्शन फोर्स के रिजल्टेंट ने कैंसिल कर दिया। अब आप फिर कलर बदल दें। कलर अब ले लिए येलो, आ गए यहां 16 था ही। अब फ्रिक्शन फोर्स हो गया है आपका 10 ड्रा कर दिया हमने। और इसके हेड से हम चले गए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्रा कर दिए। और फर्स्ट के टेल और लास्ट के हेड को हम ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ऐसा ही कुछ हम इधर भी कर दे रहे हैं। इधर भी कितना ड्रा कर दिए? 10 ड्रा कर दिए। फिर एक्शन फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रा किए। फिर फर्स्ट के टेल और लास्ट के हेड को क्या किए? ज्वाइन कर दिए। अब आप जरा ध्यान दें, आप जरा ध्यान दें। अब आप ध्यान ही तो देते हैं मेरे प्यारे। फ्रिक्शन फोर्स था वो, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स था 5 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 5। एक्सटर्नल अप्लाइड 7 हुआ, फ्रिक्शन भी 7। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स 10 हुआ, फ्रिक्शन भी 10। इसका मतलब खुद की वैल्यू को क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे प्यारे, लेकिन मेरे प्यारे, जैसे ही हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट थोड़ा हिल गया। हमें लगा कि अब थोड़ा ज्यादा लगा देंगे तो मोशन हो जाएगा। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? जीत जाएगा और फ्रिक्शन हार जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपने लिमिट तक पहुंच चुका होगा। इसका मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा? ये यहां से लेके यहां तक, ये जो है आपका ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ एस, क्योंकि स्टैटिक है, और लिमिटिंग लिख देंगे। यदि ये एफ एस लिमिटिंग है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एफ एस
लिमिटिंग ही हो जाएगा क्योंकि फ्रंट साइड है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को देखिए आप, जो येलो में खींचा गया है, किसमें खींचा गया है? येलो में। वैसे तो हम देख रहे थे कि एंगल लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब जो एंगल हो गया है उसको हम बोल रहे हैं थीटा यस। क्या बोल रहे हैं? थीटा यस। और ये बेटा साइड यन है, ये क्या है? यन है, ये थीटा यस है, 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, देखो फ्रिक्शन फोर्स और एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स में हम आपसे पूछेंगे कौन बेटा है और कौन बाप है, कौन पुत्र है कौन पिता है। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पिता है, बहुत सही, क्या लॉजिक लगा रहे हो। और फ्रिक्शन फोर्स बेटा है। अच्छा, किस बेस पे कह रहे हो इसको? किस बेस पे कह रहे हो? हाँ। जब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स हम लगाए तभी फ्रिक्शन आया। इसका मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ने ही फ्रिक्शन को जन्म दिया है। तो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स क्या हुआ? पिता हुआ, और फ्रिक्शन क्या हुआ? बेटा। अच्छा चलो, फ्रिक्शन बेटा है, लायक है नालायक? नालायक बेटा। ये भी किसी कॉन्सेप्ट से कह रहे होगे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जैसे ही आया, जिसके कारण आया उसी की टांग खींच रहा है। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इधर लगा, फ्रिक्शन इधर लगने लगा। तो फ्रिक्शन वैसे मोशन के अपोजिट लगता है, या जिधर मोशन होने का चांस है, मोशन होने वाला है, मोशन जिधर होना पेंडिंग है, या जो इम्पेंडिंग मोशन है उसके अपोजिट। ठीक है प्यारे, तो फ्रिक्शन नालायक औलाद है। और धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, लेकिन बाप बाप ही होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता रहा, फ्रिक्शन बढ़ता रहा, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता रहा, फ्रिक्शन बढ़ता रहा, लेकिन एक समय फ्रिक्शन अब थोड़े ना, अब पिताजी खींच ले जाते हैं, चल बेटा, घसीटते हुए लेके चले जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे, तो ये लिमिटिंग मामला भी डिस्कस हो रहा है। क्या डिस्कस हो रहा है? लिमिटिंग। तो जरा ध्यान दें, आप इस ट्रायंगल को देखेंगे जो आपका येलो में शेडेड में ट्रायंगल दिख रहा है, और उसमें इस एंगल के लिए ये लाइन जो है, हाँ क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आप कह रहे हैं कि एफ एस लिमिटिंग परपेंडिकुलर है। 90 का फ्रंट हाइपोटेनस होता है, फिर जो बचा बेस, इसका मतलब आपके हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बेस है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या? बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है? tan। ये हो जाएगा tan थीटा यस। तो मेरे प्यारे एफ एस लिमिटिंग बराबर हो जाएगा tan थीटा यस इंटू एन। मेरे प्यारे ये बराबर हो जाएगा एफ एस लिमिटिंग इज इक्वल टू tan थीटा यस को म्यू एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू एस। और यहां एन हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया। वेयर व्हाट इज म्यू एस? वेयर म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा एस, और इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप इसको थोड़ा और समझेंगे, जैसे कोई बक्सा है, तो पापा उसे खींचना चाहते हैं और बेटा चाहता है कि नहीं खींचने देंगे। पापा मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, बेटा मतलब, अरे मेरे प्यारे, बेटा मतलब फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अप्लाई करने के बाद ही ये आ रहा है, पुत्र ही तो हुआ। ठीक, अब पापा जब बक्से को खींचते हैं तो बेटा ताकत लगा के बक्से खींचता है। ठीक है, ऐसे खींचता है, जैसे मान लो बक्सा यहाँ पे रखा है जहां हम खड़े हैं, पापा जब बक्से खींच रहे हैं, बेटा खींच रहा है बक्से को। पापा और ताकत लगा रहे हैं, बेटा थोड़ा झुक के ताकत लगा रहा है। पापा और ताकत लगा रहे हैं, बेटा थोड़ा और झुक के ताकत लगा रहा है। तो आप जरा देखो, यहां कुछ ऐसा ही हो रहा है, यहां कुछ ऐसा ही
हो रहा है। देखिए, पहले बेटा कम झुक के ताकत लगाया है, फिर और झुक के ताकत लगाया है, फिर और झुक के ताकत लगाया है, क्योंकि नालायक बेटा है। पापा चाहते हैं मोशन हो जाए, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स चाहता है मोशन हो जाए, बेटा चाहता है मोशन नहीं होने देंगे। तो उसकी जितनी तड़ है, जितनी स्टेमिना है, जितनी डॉट डॉट है, वो लगा रहा है। पहले खड़े खड़े खींच रहा था, पापा ज्यादा ताकत लगा दिए, थोड़ा झुक के खींचा, देखो थोड़ा झुक के खींचा है। पापा और ताकत लगा दिए, थोड़ा और झुक के खींचा, लेकिन अब पापा और ताकत लगा दिए, जितना झुकना था झुक चुका है, अब घसीटता हुआ साथ में चला जा रहा है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे मामला। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ ही जाते हैं। तो अभी बढ़ के हम ले रहे हैं सर्कल। क्या ले रहे हैं? सर्कल। सर्कल क्यों ले रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ी देर में समझ में आएगा। सर्कल है, इस बट है। सर्कल यहां से ले, यहां से हम कह रहे हैं ना कुछ देर में समझेंगे, अभी नहीं है। मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, इस सर्कल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है? कोई ऑब्जेक्ट रखा है इस सर्कल पर। यहां नहीं रखते हैं इसको, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, थोड़ा बड़ा रख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट। क्या ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा? नहीं, क्योंकि आपको शायद ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो स्लाइड नहीं करेगा। अब हमने क्या किया? अब हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। अब हमने इसी प्लेन के स्लोप को क्या किया? थोड़ा बढ़ा दिया। बढ़ा दिया तो क्या ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा? स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन स्लाइड करने का चांस तो रहेगा। ये मैन्युअली बनाना पड़ेगा। चले, अभी छोड़ते हैं। अच्छा, और स्लाइड किए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। हम स्लोप धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। और इस पर जो ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो सकता है अभी भी स्लाइड ना करे, हो सकता है अभी भी स्लाइड ना करे, लेकिन एक समय ऐसा लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट हिल जाएगा। जब हम इस प्लेन को ऐसे उठाते जाएंगे और एक प्रकार से इसके स्लोप को क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय ऑब्जेक्ट हिल जाएगा। तो हमको ये लग जाएगा कि थोड़ा और उठाएंगे तो मोशन हो। तो जिस एंगल पर, जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट हिल गया, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे उस एंगल को। ठीक है मेरे प्यारे। और यहां पर आप कह रहे हैं कि मोशन जस्ट बिगिंस की सिचुएशन है। किसकी सिचुएशन है? मोशन जस्ट बिगिंस की सिचुएशन है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले रहे हैं, थोड़ा सा। और इसको थोड़ा नीचे ले ले रहे हैं। फिर से ध्यान देंगे, हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लिनेशन को बढ़ाते गए, स्लोप को बढ़ाते गए। एक समय ऐसा लगा, मतलब कि लगा क्या, हमको दिखा कि ऑब्जेक्ट हिल गया, तो हमको ये लगा कि थोड़ा और स्लोप बढ़ा देंगे तो मोशन हो जाएगा। जब ऐसा लगे, उस समय जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाया है प्लेन ने, उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। अब यहां एक्चुअली होगा क्या? तो हम क्या कर रहे हैं, पेन का कलर
वो येलो ही रखते हैं। तो आप जरा देखिएगा, ये लाइन देख रहे हैं आप या मत देखिए, इसको हटा दे रहा है। यहाँ से शेप में ले रहे हैं जिससे लाइन तो कम से कम सीधी खींच जाए। ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ एक फोर्स लगेगा और वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। और यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा और वो होगा नॉर्मल टू सरफेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल टू द सरफेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, पहले जरा इन दोनों से निपटे। रेड ले रहे हैं। देखो ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। ऐसा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। ठीक है प्यारे। और ये जो है ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, या इसे कंजर्वेटिव फोर्स भी कह सकते हैं, mg। और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है मेरे प्यारे। अब आप जरा देखें, ये एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। और ये एंगल आप देख रहे हैं कितना बना है? थीटा एस। किसी ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम कितना होता है? कितना होता है? 180। उसमें से 90 निकाल दो, बचा कितना? 90। उसमें से थीटा एस निकाल दो, बचा कितना? बचा कितना? बचा 90 माइनस थीटा एस। 90 माइनस थीटा एस। वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये वाला एंगल, ये एंगल भी हो जाएगा, ये जो आपका रेड खींचा जा रहा है छोटे में, वर्टिकली अपोजिट होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा एस। मेरे प्यारे, यहाँ जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है इसको ध्यान दो। इसका एक एंगल हो गया 90 माइनस थीटा एस, एक हो गया 90। तो यहाँ भी एक एंगल था 90 माइनस थीटा एस, एक था 90, तो अगला थीटा एस हो गया। इसका मतलब यहाँ भी अगला क्या हो जाएगा? थीटा एस हो जाएगा। ये एंगल हो गया थीटा एस। क्या हो गया? थीटा एस। कहीं आप ये तो नहीं सोचते हैं कि ये एंगल छोटा है, ये बड़ा हो गया, ये एंगल और बड़ा हो गया, ऐसी सोच तो नहीं है आपकी? नहीं। हाँ बेटा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए यार, नहीं तो आप डराओगे। अब हम ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वाली लाइन है, इसको हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बढ़ा दिए। तो मेरे प्यारे, आप सदियों से प्यारे ही थे, आज भी हैं। तो यहां पर जो है, यहां पर आपका ये जो एंगल था वही ये भी हो जाएगा, वही ये भी हो जाएगा, वही ये भी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका थीटा एस। क्या हो जाएगा? थीटा एस। अब mg के दो कंपोनेंट होंगे। mg का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, उस कंपोनेंट को मेरे प्यारे हम बोलेंगे, फिर से येलो ले रहे हैं, उस कंपोनेंट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? mg, हाँ बोलो, cos थीटा एस। क्यों? जिधर से एंगल दिया होता है वो cos हो जाता है। और अगले कंपोनेंट को हम बोलेंगे पहली बात तो इस वाले कंपोनेंट से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, बनाया। इस कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे, एक एंगल जिधर दिया था cos हो गया, तो दूसरा, हाँ बेटा बहुत सही, mg sin थीटा एस। अब ये mg cos थीटा एस और एयर एक दूसरे को संभाल देंगे, और नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये mg sin थीटा एस यही इस ऑब्जेक्ट को नीचे लाना चाहेगा। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई तो है जो ऑब्जेक्ट को नीचे आने नहीं दे रहा है। वो कोई जो भी है, कलर बदल दें जैसे वो कोई दिखे। तो कलर बदलने के लिए हम आ गए कहां पे? बदल दिए।
फिर शेप पे आ गए। अब वो कोई जो है वो है कौन, फ्रिक्शन फोर्स। कौन है, फ्रिक्शन फोर्स। अब मोशन नहीं हो रहा है, अभी मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन जस्ट स्टार्ट होने की सिचुएशन है। इसका मतलब ये अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है और ये इसको बैलेंस किए हुए है, इसीलिए मोशन नहीं स्टार्ट हुआ है। तो मेरे प्यारे एफ एस लिमिटिंग ने बैलेंस कर रखा है किसको, एम जी साइन थीटा यस। ठीक है, और जो है एम एन ने बैलेंस कर रखा है एम जी कॉस थीटा यस को। एन ने बैलेंस किया है एम जी कॉस थीटा यस को, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है तो ये कंपोनेंट इसको संभाला होगा, ये कंपोनेंट इसको संभाला होगा, नेट जीरो होगा, तभी मोशन नहीं हो रहा है। अब इनको आप कर दो डिवाइड, क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इधर भी कर दो डिवाइड, इधर भी कर दो, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो यहां आ जाएगा आपका एफ एस लिमिटिंग अपॉन एन बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एस, क्या हो जाएगा, tan थीटा एस हो जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं क्या, ये हो गया एफ एस लिमिटिंग अपॉन एन, और ये बराबर हो गया म्यू एस। क्या हो गया, म्यू एस हो गया, क्योंकि अभी पीछे बात हो चुकी थी। तो यहां मेरे प्यारे फिर से जो फार्मूला आ गया वो फार्मूला आ गया आपका एफ एस लिमिटिंग बराबर म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन फार्मूला आ गया। अब मेरे प्यारे यही फार्मूला भी पीछे भी आया था, ठीक है, यही फार्मूला भी पीछे भी आया था। हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो देखो बेटा, मैथ्स का थोड़ा बहुत काम है, मैथ्स इज द सोल ऑफ फिजिक्स मेरे प्यारे, उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। 639 हो गया है, क्या हो गया है, 639 हो गया है। तो ये सारा खेल यही रोकना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव टू ज्वाइन माई स्कूल। वहां भी आके आप जैसे लोगों से मिलना है वहां पे, और उनको परेशान करना है। कहते हैं सर जब क्लास में आते तब शुरू हो जाते, कल कहाँ थे, हमसे पूछते हैं, खुद ही बताते हैं यहाँ थे, फिर शुरू हो जाता है, सांस भी नहीं ले लेते हैं, कहते हैं मेरी पीरियड में नहीं, मेरे पीरियड में नहीं। और सर हम तो यही डायलॉग सुनते सुनते 8वां पीरियड बीत जाता है और छुट्टी की बेल लग जाती है। क्या करें बेटा, दुख के आगे सुख है प्यारे। जीवन एक तरंग है, जीवन एक तरंग है। जीवन बेटा लाइफ इज अ वेव, जिसमें चढ़ाव है और उतार भी है, क्रेस्ट भी है और थ्रप भी है, एक पैटर्न है इसमें सुख दुख का। और ये सुख दुख दोनों मिलके लाइफ को संगीतमय बनाते हैं मेरे प्यारे। समझते हो कि नहीं, सुख का एहसास कब होता है, दुख के बाद। रोटी की कीमत कब समझ में आती है यार, 8-10 दिन ना मिले तो फिर देखो रोटी क्या होती है। ठीक है प्यारे, तो मेरे प्यारे अनमोल रतन, तो आज हमारे ख्याल से 2 पेज में कहा 3 पेज में कहानी हो गई। कुछ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल लेके बैठे थे साइड में, देखो ये अभी पेज टोस्ट करते इसको फिर सॉल्व करते, लेकिन क्या करें, फ्रिक्शन ने सारा टाइम खा लिया। हमने सोचा तो जल्दी जल्दी बता देंगे, लेकिन बता नहीं पाया जल्दी, क्योंकि समझाना था, हमें थोड़े समझना है। हम तो 16 साल से इसी क्लास में पढ़े हैं, आप लोग तो क्लास बदल भी जाएगी, 16-17 साल से हम 11-12 में ही है, पास ही नहीं हो रहा है, लगातार उसी में पढ़े। लगभग एक एक टॉपिक को कुछ नहीं तो 170 बार 175 बार पढ़ा चुके हैं। हम लोगों को ये सिचुएशन है कि सोते रहे, कोई आगे जगा देना, टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो प्यारे ठीक है, फ्रिक्शन थोड़ा हल्का सा लगता है लोगों को, टफ है, तो यदि लगता है लोगों को टफ तो टफ होगा, हम इस पर इसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे ऐसी टीम से खेलने में मजा थोड़े ना आता है यार, जहां हम श्योर हो कि हम जीतेंगे। खेलने में मजा ऐसी टीम के साथ आता है जहां हार का डर हो यार, जीतने का मजा हार के डर में है मेरे प्यारे। ठीक है, तो फ्रिक्शन लड़ो इससे, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, यू कैन। प्यारे थैंक्स। तो
हम अभी आप लोग थोड़ा स्लो हुए हैं, हमें पता है कि आपके एग्जाम से नजदीक है, तो जिनके पेपर होंगे उधर आप भागे होंगे। नालायकों बताए थे, समय से पहले बता दिए थे आपको कि पर डे एक चैप्टर का रेशियो आ गया है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, बच्चे ध्यान नहीं देते, आगे ध्यान दे देना। ठोकर लगने के बाद दोबारा ठोकर लगने की व्यवस्था तो नहीं बनाओगे ना, कि साफ जल्दी चोट खा जाओगे। न्यूमरेटर बहुत अच्छे से रहेगा डिनोमिनेटर कंपेरिजन में, ठीक है। हो सकता है तब एहसास हो और फिर शुरू हो जाओ। चलो ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, अभी भी समय है, सही समय है, लगे रहो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना भी है, करवाना भी है।